आपको उत्तर प्रदेश के बहराइच लेकर चल रहे हैं, जो हिंसा की आग में इस समय जल रहा है। बहराइच के महसी में कल दुर्गा विसर्जन यात्रा निकल रही थी और जिस हरदी थाना क्षेत्र से ये यात्रा निकल रही थी वो एक मुस्लिम बहुल इलाका है। ऐसे आरोप हैं कि यात्रा में भड़काऊ गाने बजाए जा रहे थे, जिसके विरोध में इस यात्रा पर कुछ लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। पत्थरबाजी के बाद ये जो बवाल है ये पूरा बढ़ गया और उपद्रवी राम गोपाल मिश्रा नाम के 22 साल के एक लड़के को अपने साथ खींचकर ले गए और बाद में इस 22 साल के लड़के को गोली मार दी। इस हत्या के बाद ये संघर्ष और बढ़ा और गुस्से में आए लोगों ने वहां पर आगजनी शुरू कर दी। वहां पर जो दुकानें थीं, शोरूम थे, उनमें आग लगा दी, अस्पताल में आग लगा दी, कई गाड़ियों को भी आग लगाकर राख कर दिया। हंगामा इतना बढ़ा कि पुलिस ने भी एक तरीके से घुटने टेक दिए और रविवार को बहराइच धधक रहा था। लेकिन हैरानी इस बात की है कि आज भी पुलिस उपद्रवियों को रोकने में नाकाम रही और आज भी कल की तरह ही वहां पर हंगामा हुआ, आगजनी हुई और पत्थरबाजी हुई। आगे चलकर जब आप ये सारी तस्वीरें देखेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि ऐसा भी कभी हो सकता है। इस पूरे हंगामे को रोका जा सकता था अगर पुलिस ने थोड़ी मुस्तैदी दिखाई होती, क्योंकि पुलिस ये जानती थी कि ये यात्रा किस रास्ते से गुजरेगी। फिर भी वहां पर सुरक्षा के पूरे इंतजाम नहीं किए गए और कायदे से ये प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि अगर आपत्तिजनक गाना इस यात्रा में बज रहा है तो वो उसे भी बंद कराती। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि आपत्तिजनक गाने के विरोध में कोई पत्थरबाजी नहीं कर सकता, कोई किसी का कत्ल नहीं कर सकता, किसी की जान नहीं ली जा सकती। और इस पूरी हिंसा में साफ दिखता है कि पुलिस ने लापरवाही दिखाई और जब हंगामा बढ़ गया तब बहराइच के आसपास के 6 जिलों से पुलिस फोर्स बुलाई गई और पीएसी बुलाई गई। तो पहली बात तो यह समझ लीजिए कि यह दुर्गा विसर्जन यात्रा थी जो निकल रही थी। अब ये कहां से निकल रही थी? ये एक मुस्लिम बहुल इलाके से गुजर रही थी और इस पर पथराव शुरू हो गया। आरोप यह भी है कि इस यात्रा के दौरान कुछ आपत्तिजनक गाने बजाए जा रहे थे, जिससे कि दूसरे धर्म के लोग जो हैं उन्हें आपत्ति हो सकती थी और उन्हें हुई भी। इस दौरान एसटीएफ चीफ अमिताभ यश को खुद मैदान में उतरना पड़ा और उन्होंने आगजनी कर रही भीड़ को पहले रोका, लेकिन लोग जब नहीं रुके तो उन्होंने अपने हाथ में पिस्टल लेकर लोगों को वहां से खदेड़ना शुरू किया। और आज बहराइच में किस कदर हंगामा हुआ आपको यह रिपोर्ट देखने के बाद समझ में आ जाएगा। आप रिपोर्ट देखिए या अमिताभ यश को देखिए जो आज खुद सड़क पर निकल आए, उनके हाथ में आपको गन दिखाई देगी और वो आज फ्रंट से पुलिस को लीड कर रहे थे। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एजेंसी यहाँ थी हीरो होंडा की और उसमें गाड़ियाँ खड़ी थी तो उन्हीं को पूरी तरीके से जला दिया गया है, यानी कि आगजनी की गई है। और ये पूरी एजेंसी के अंदर और भी गाड़ियाँ मौजूद है जहाँ से धुआं निकल रहा है। यहाँ पर पूरी तरीके से इसको आग के हवाले कर दिया गया है और कहीं ना कहीं ये इसके पास में एक हॉस्पिटल था, उस हॉस्पिटल में भी आग लगा दी गई है और पूरी तरीके से तोड़फोड़ की गई। हम तस्वीरों में आपको दिखाते हैं, आपको हम दिखाते हैं, ये देखिए सीट पूरी जला दी गई है यहाँ पर और अंदर देखिए किस तरीके के हालात हैं। यहाँ पर पूरी तरीके से जो तोड़फोड़ की गई उसके बाद इसमें आगजनी कर दी गई, यानी हिंसा पूरी तरीके से उबाल पर है और कहीं ना कहीं लोग जो है वो समझाने पर भी नहीं आ रहे हैं। और ये ऑपरेशन थिएटर था, उस ऑपरेशन थिएटर में पूरी तरीके से तोड़फोड़ कर दी गई अंदर घुस के और कहीं ना कहीं ये सभी आग लगा दी गई पूरे हॉस्पिटल को।
अगर तस्वीरों में देख पा रहे हो तो वहां से धुआं लग रहा, सामने एक जो दुकान थी उसको आग के हवाले कर दिया गया। हम एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं आपको आज तक पर। लोग यहां से छोड़कर भाग गए, यानी कि चले गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से आग लगाई गई। आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए आज तक पर कि ये पूरे जो बाहर दुकानें थी उनको जला दिया गया है और अंदर जो घर थे उसको भी पूरी तरीके से जला दिया गया है। यानी जो स्थिति है यहाँ पर पुलिस हूटर बजा के कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर जो हालात हैं घर के अंदर के वो इस तरीके से हैं कि यहाँ पर आग लगी हुई है। ये देखिए आप घर के अंदर के हालात देखिए कि किस तरीके से पूरा घर जल रहा है। और ये बहराइच का ही कबाड़ी टोला का ये घर है, यहाँ से लोग भाग गए हैं, लेकिन ये घर देखिए किस तरीके से। एक्सक्लूसिव आज तक पर तस्वीरें देखिए आप कि किस तरीके से ये जल रहा है घर। और यहाँ पर आग लगा के ये जो उपद्रवी पूरे तरीके से यहाँ से तहस नहस मचा दिया है। यानी कि घर, दुकान, इसके साथ गाड़ियां और इसके साथ जो सामान है सब कुछ जला दिया गया है। हम लोग मूर्ति लेके जा रहे थे, वहाँ पे मूर्तियों पे पथराव हुआ, काली माता जी मूर्तियों पे पथराव हुआ। हम लोग पुलिस, हड्डी थाना की पुलिस माता रानी को गलत सूचित किया गया कि अंदर पथराव हुआ है तो बुलाया जाए। तो लड़के ने आगे, हमारे बड़े भाई रामगोपाल मिश्रा ने आगे बढ़े और उनको रोकने के लिए हड्डी थाना पुलिस कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनको रोक नहीं पाई। और अंदर पुलिस ने खुद धक्का देकर अंदर कर दिया और घर के अंदर नाखून उजाड़े गए। कम से कम 15 से 20 गोलियां चलेगी उनको और पुलिस वाले ने लाठी चार्ज किया उल्टा ही हम लोगों पे। पथराव के बाद जब हम लोग वहाँ लौट गए और प्रशासन से मांग करने के लिए जो है गिरफ्तारी की मांग करने लगे, इतने में काफी लोग इकट्ठा हो गए। जब भीड़ देखा पुलिस ने उन लोग उल्टा हम लोगों के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। आप देखिए तस्वीरों में देखिए किस तरीके से पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है। एसपी वृंदा शुक्ला खुद यहाँ पर ग्राउंड पर है और पुलिस यहाँ पर लाठीचार्ज कर रही है लगातार। देखिए कैसे भी पुलिस सबको आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि यहाँ से भीड़ को हटाने की कोशिश की जा रही है। और पुलिस फोर्स आंसू गैस के पहले गोले छोड़ते हैं, फिर उसके बाद लोगों को लाठीचार्ज करके आगे बढ़ रहे हैं पुलिस फोर्स। यहाँ कल मूर्ति विसर्जन हुआ था, हम अपने गांव के मूर्तियों के साथ गए थे। हमारा यहाँ हिंदू मुस्लिम का कोई फीलिंग नहीं था। महाराजगंज में बवाल हो गया, महाराजगंज की वजह से हम लोगों को फूंक दिया गया। हम लोग जब यहाँ फूंकने लगे तो अपनी जान को बचाकर, भाई हमको ये शंका नहीं था कि हमारा कोई झगड़ा भी नहीं है, हमारा कोई मचमच भी नहीं है, तो इसलिए हम नहीं जानते थे। तो हम लोग ने अपने घर में सतर्क रह के बैठे थे। लेकिन अब ये लोग क्या किए भैया, हम नहीं जानते थे दिल के अंदर क्या था। तो अब देखिए बड़ी संख्या में जब आप खबरें देखेंगे तो आपको ये कई बार शब्द सुनने को मिलेगा कि ये एक मुस्लिम इलाका है और इस इलाके से एक हिंदुओं की शोभा यात्रा जा रही थी, जिसकी वजह से धार्मिक जो भावनाएं हैं वो भड़क गई और फिर वहां पर सांप्रदायिक हिंसा हो गई। अब बड़ी बात यह है कि हमारे देश में ये किस कानून में, किस संविधान में, कहां पर यह लिखा है कि ये इलाका हिंदुओं का होगा, ये इलाका मुसलमानों का होगा। इसके अलावा कभी आपने सुना है कि ये इलाका सिखों का होगा, ईसाई का होगा, पारसियों का होगा? और अगर ये सारे इलाके ऐसे ही बट गए कि ये इलाका हिंदुओं का है तो यहां मुसलमान नहीं जा सकते, ये मुसलमानों का है तो यहां से हिंदुओं की शोभा यात्रा नहीं निकल सकती, तो ऐसे में हमारा देश कितने सारे इलाकों में बट जाएगा। ये जो इलाकों का बंटवारा है, जो लोगों ने खुद से अपनी मर्जी से कर लिया है, और न जाने कहां से ये कानून आ गए हैं कि अब इन इलाकों से कौन सी शोभा यात्राएं गुजरेंगी, कौन सी नहीं गुजरेंगी, ये उस इलाके के लोग तय करेंगे। ये सबसे बड़ी चुनौती बनता जा रहा है पूरे भारत के लिए। अब कहा जा रहा है कि पथराव करने वाले जो घर थे, जहां से जिन घरों से पत्थर फेंके जा रहे थे इस शोभा यात्रा पर, उन घरों की पहचान कर ली गई है, उन लोगों की भी पहचान कर ली गई है। यानी राम गोपाल मिश्रा को जिन लोगों ने मारा उनकी भी पहचान हो गई है। और जो आरोपी हैं, कौन है आरोपी? सलमान नाम के शख्स को मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। सलमान के अलावा अब्दुल हमीद, सरफराज, फहीम, साहिर खान, ननकऊ और मारफ अली नाम के ये लोग हैं जिन पर मुकदमा दर्ज किया गया है, जिन्हें आरोपी बनाया गया है। कुल मिलाकर 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और पुलिस ने 30 लोगों को हिरासत में लिया है और बाकी के दंगाइयों की पहचान इस समय पुलिस कर रही है। उनकी पहचान भी बहुत जल्द हो जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 22 साल के इस राम गोपाल मिश्रा जो लड़का था, इसकी हत्या हुई, बेरहमी से इसे मार दिया गया। क्यों मार दिया गया?
क्या इस 22 साल के लड़के को जिंदा रहने का अधिकार नहीं था? क्या भारत का संविधान इस पर लागू नहीं होता? क्या हमारे देश की कानून व्यवस्था इस 22 साल के लड़के पर लागू नहीं होती थी? आज ये कुछ प्रश्न है। नवाबगंज क्षेत्र में आगजनी हुई है, वहाँ फायर ब्रिगेड्स पहुंच गए हैं, उस पर तत्काल काबू पा लिया जाएगा। अभी तक मैम गिरफ्तारी कितने लोगों की हुई है, हिरासत कितने लोगों की? 30 लोग 30 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। क्या ड्रोन से और नेट भी बंद किया गया मैम? जी ड्रोन से चेकिंग की जा रही है। और नेट से बंद किया गया? नेट सर्विसेज अभी धीरे धीरे सस्पेंड हो रही है। चलिए, उपद्रवियों ने बहराइच में किस तरह का हंगामा किया है, तो उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बहराइच में बड़ी संख्या में अब बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों की तैनाती कर दी गई है। हिंसा दोबारा से ना हो जाए और वहां पर शांति किसी तरह बनी रहे, इसके लिए एसपी और एएसपी रैंक के 4 अफसरों की तैनाती की गई है। 2 एडिशनल एसपी को तैनात किया गया है, 4 डिप्टी एसपी तैनात किए गए हैं, एक कंपनी आरएएफ की तैनात की गई है, एक कंपनी पीएसी की तैनात की गई है, भेजी गई है वहां पर। बहराइच में अब पीएसी की 10 कंपनियां हैं और सीएपीएफ की 2 कंपनी तैनात है। यूपी एसटीएफ की 5 टीम बहराइच में तैनात हैं। एसटीएफ के 2 सीओ, 3 एडिशनल एसपी भी वहां पर हैं और एसटीएफ का राइट कंट्रोल व्हीकल भी अब वहां पर तैनात कर दिया गया है। यानी बहराइच को एक पूरी छावनी में तब्दील कर दिया गया है ताकि दोबारा ऐसी हिंसा वहां पर ना हो। इस तरह की सांप्रदायिक हिंसा जब होती है तब हमारे देश की सियासत सुलग जाती है और इस बार भी बिल्कुल यही हुआ। हिंसा के बाद अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा है, उनका कहना है चुनाव का आना और सांप्रदायिक माहौल का बिगड़ जाना ये इत्तेफाक नहीं है। जनता सब समझ रही है, हार के डर से हिंसा का सहारा लेना किसकी पुरानी रणनीति है, सब जानते हैं, ये उपचुनाव की दस्तक है। आपको यह भी बताएं कि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और अखिलेश यादव का यह ट्वीट उसी चुनाव की तरफ इशारा कर रहा है। हिंसा के बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी योगी आदित्यनाथ की सरकार पर लगातार हमला बोल रहे हैं और बीजेपी कह रही है कि इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। जिस समय ये प्रोसेशन निकलने का काम शुरू हुआ, कम से कम प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि जो प्रोसेशन निकल रहा है उसका रूट क्या है, रूट पे पूरी सुरक्षा है कि नहीं है, पर्याप्त पुलिस है कि नहीं है, और उसके साथ साथ उन लाउड स्पीकर्स पे क्या बजाया जा रहा है। अगर ये बात मैं कहूं तो हो सकता है सरकार कुछ और बात कहे, लेकिन कम से कम प्रशासन को यह ध्यान रखना चाहिए था कि आखिरकार क्या बजा रहे हैं, क्या किसी को अपमानित कर रहे हैं। तो ये पूरी जिम्मेदारी शासन की थी, सरकार की थी। शासन की चूक की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई। पूरी तरह से षड्यंत्रकारियों की जांच हो रही है। जिन लोगों ने भी कानून व्यवस्था को चुनौती दी है उनको चिन्हित करके कड़ी कार्रवाई होगी और लापरवाह जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, कर्मचारी हैं, उनको भी चिन्हित करके कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इस पूरी घटना को लेकर विपक्ष जो है, समाजवादी पार्टी, विपक्ष को कृपया ऐसे मामलों में राजनीति नहीं करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में हम कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और आपको ये मिलेगा कि उत्तर प्रदेश राज्य सबसे बेहतर कानून के मामले में है। भारत विश्व गुरु बनना चाहता है, भारत दुनिया में पहली 3 अर्थव्यवस्थाओं में आना चाहता है, भारत बहुत आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन उसी भारत में जब आपको ये तस्वीरें देखने को मिलती हैं तो बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ होती है और फिर कई बार ऐसा लगता है कि हम सपने तो चांद पर जाने के देख रहे हैं, लेकिन जमीन पर हमारे देश में क्या हो रहा है ये भी बहुत चिंता करने वाली बात है। हम अपने आप को धर्मनिरपेक्ष देश कहते हैं, हम अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहते हैं, लेकिन हमारे देश में धर्मनिरपेक्षता का क्या हाल है यह आपको इन तस्वीरों से आज पता चलेगा। लेकिन साथ ही आपको आज बहराइच के इस इलाके को भी समझना जरूरी है। आप में से बहुत सारे लोग, हमारे बहुत सारे दर्शक बहराइच के बारे में ज्यादा जानते नहीं होंगे, इसलिए जरा बहराइच के बारे में कुछ नई जानकारी मैं आपको देता हूं। बहराइच की आबादी में 65.5% हिंदू आबादी है और मुस्लिम आबादी है करीब 34%। और 34% की मुस्लिम आबादी हो जहां और बाकी की हिंदू आबादी है, वहां पर
किस तरह का सांप्रदायिक संघर्ष हिंदुओं के एक त्योहार के दौरान आपको देखने को मिला, यह अपने आप में एक बहुत चिंताजनक बात है। मुंबई में एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या, जिसमें 2 आरोपी बहराइच के एक ही गांव के रहने वाले हैं, और इस हत्या के पीछे लॉरेंस बिश्नोई का हाथ बताया जा रहा है। लेकिन आज हम इस थ्योरी को भी एक चुनौती देना चाहते हैं और यह देखना चाहते हैं कि क्या वाकई लॉरेंस बिश्नोई का गैंग बाबा सिद्दीकी की हत्या करने की हिम्मत कर सकता था, या सिर्फ उसका नाम लिया जा रहा है। और क्योंकि नाम लिया जा रहा है, ये जो गैंगस्टर्स होते हैं, अपराधी होते हैं, ये डर का धंधा करते हैं, दहशत का धंधा करते हैं। और जब कोई ये कहता है कि लॉरेंस बिश्नोई ने बाबा सिद्दीकी की हत्या करवा दी, तो इससे उसका प्रोफाइल और बड़ा होता है, इससे उसकी दुकान और बड़ी होती है, इससे उसका डर और बड़ा होता है और उसका धंधा और ज्यादा फैलता है। इसलिए वो क्यों ये मना करेगा कि उसने ये नहीं किया है। शनिवार को एनसीपी के नेता और बॉलीवुड से बहुत ही खास रिश्ते रखने वाले बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, ये आपको पता ही है। वो 66 साल के थे और उनकी हत्या मुंबई के बांद्रा में हुई। 12 अक्टूबर को बाबा सिद्दीकी के बेटे के दफ्तर के बाहर दशहरे के मौके पर लोग पटाखे जला रहे थे। वहां बड़ी संख्या में दशहरे की वजह से लोग वहां पर मौजूद थे और दुर्गा विसर्जन की शोभा यात्राएं वहां से निकल रही थी। यानी बहुत भीड़ भाड़ थी, बहुत चहल पहल थी, बड़ी संख्या में लोग निकल रहे थे। और इस दौरान रात लगभग 9:15 बजे बाबा सिद्दीकी अपने बेटे के दफ्तर से बाहर निकले, अपनी गाड़ी में बैठ रहे थे और इसी दौरान उन पर हमला कर दिया गया। उन पर एक के बाद एक गोली चला दी गई। मुंह पर रुमाल बांधकर 3 लोग गाड़ी से उतरे और उन्होंने बाबा सिद्दीकी के ऊपर 6 राउंड फायरिंग की। बाबा सिद्दीकी को इनमें से 2 गोलियां लगी और लीलावती अस्पताल उन्हें तुरंत ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अब बड़ा सवाल यह है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या किसने की और उनकी हत्या के पीछे क्या वजह हो सकती है। इसमें सीधे तौर पर 3 एंगल निकल कर आ रहे हैं और वो आज हम आपके सामने रखेंगे। जिसके बारे में सबसे ज्यादा बात हो रही है वो है लॉरेंस बिश्नोई का गैंग। सबसे ज्यादा लोग, जो सारी थ्योरी चल रही है, जो पुलिस भी कह रही है, सारा इशारा उसकी तरफ है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई के एक गुर्गे ने बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी भी सोशल मीडिया पर ले ली है। और ज्यादातर लोगों को यह लगता है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने की है। लेकिन एक दूसरा एंगल भी है और वो है बिजनेस राइवलरी, जिसके बारे में बहुत कम बात हो रही है इस समय। और तीसरा एंगल है राजनीतिक दुश्मनी का, क्योंकि बाबा सिद्दीकी एक नेता भी थे और उनका जो है, अगर हम बिजनेस की बात करें तो जमीन के कारोबार से भी उनका रिश्ता था। अब एक एक करके तीनों वजहों का हम एक विश्लेषण आपके लिए करेंगे और समझते हैं अब कि बाबा सिद्दीकी की हत्या की असली वजह क्या हो सकती है। तो सबसे पहला और बड़ा दावा तो यही हो रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर बाबा सिद्दीकी की यह हत्या हुई है और इसके पीछे फिल्म अभिनेता सलमान खान से बाबा सिद्दीकी के नजदीकी रिश्ते को बताया जा रहा है। ये दोनों बड़े पक्के दोस्त माने जाते हैं, इनके रिश्ते पूरी दुनिया जानती है। बाबा सिद्दीकी के घर पर जब भी कभी कोई जश्न मनाया जाता था, कोई फंक्शन होता था, सलमान खान सबसे पहले पहुंचने वाले लोगों में से थे। और जब बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई उसके बाद भी सलमान खान अपनी सारी शूटिंग छोड़कर बाबा सिद्दीकी को मिलने के लिए, बाबा सिद्दीकी के इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए वो सबसे पहले पहुंचे भी। सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से लगातार धमकियां भी मिल रही हैं और इसी साल अप्रैल में उनके घर पर फायरिंग भी की गई थी, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई का नाम आया था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने धमकी देते हुए तब कहा था कि जो भी सलमान खान का करीबी है वो उससे बदला लेंगे। इसलिए कहा जा रहा है कि कहीं सलमान खान से गहरी दोस्ती की वजह से बाबा सिद्दीकी की हत्या लॉरेंस बिश्नोई ने तो नहीं कर दी, क्योंकि मुंबई के सर्कल्स में यह किस्सा बड़ा आम है कि बाबा सिद्दीकी ने सलमान खान की बहुत मदद की है, दोनों के बीच बड़ा गहरा रिश्ता रहा है। और जब सलमान खान हिट एंड रन केस में फंसे थे, उस केस में भी बाबा सिद्दीकी ने सलमान खान की बड़ी मदद की थी
और हादसे के बाद जब पुलिस लगातार सलमान खान को खोज रही थी, तब सलमान खान बाबा सिद्दीकी के साथ ही थे और तब बाबा सिद्दीकी ने सलमान खान की बहुत मदद की और सलमान खान इस मदद के लिए जीवन भर के लिए उनके शुक्रगुजार थे और यह एक बहुत बड़ा कारण था इन दोनों की दोस्ती का। 14 अप्रैल को सलमान खान के घर के बाहर जब घर पर फायरिंग हुई, इस मामले में शूटर्स को हथियार सप्लाई करने वाले अनूप थापन की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी और ऐसा कहा गया कि उसने आत्महत्या कर ली पुलिस की हिरासत में और इसकी मौत की वजह से लॉरेंस बिश्नोई जो था वो बहुत नाराज था, बहुत गुस्से में था कि उनके एक गैंग के मेंबर की इस तरह से मौत हो गई और उसे ऐसा लगता था कि शायद उसकी हत्या की गई है। बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद सोशल मीडिया पर शुभू लोनकर महाराष्ट्र नाम के आईडी के साथ एक सोशल मीडिया पर पोस्ट हुआ जिसमें सलमान खान और दाऊद का नाम लिखा गया है और चेतावनी दी गई है कि जो भी दाऊद गैंग या सलमान खान की मदद करेगा वो अपना हिसाब किताब लगा कर रखे और जो हमारे किसी भी भाई को मरवाएगा हम उसकी प्रतिक्रिया जरूर देंगे। ये एक सोशल मीडिया पोस्ट है जो आपकी स्क्रीन पर था और मैं अपने हाथ में भी उसको लेकर आया हूं और ये कहा जा रहा है कि ये शुभू लोनकर महाराष्ट्र नाम का जो आईडी है, सलमान खान हम ये जंग नहीं चाहते थे पर तुमने हमारे भाई का नुकसान करवाया। आज जो बाबा सिद्दीकी के शराफत के पुल बांध रहे हैं या एक टाइम में दाऊद के साथ मकोका एक्ट में था, इसके मरने का कारण अनुज थापन और दाऊद को बॉलीवुड राजनीति और प्रॉपर्टी डीलिंग से जोड़ना था। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं पर जो भी सलमान खान और दाऊद गैंग की हेल्प करेगा अपना हिसाब किताब लगा के रखना। हमारे किसी भी भाई को कोई भी मरवाएगा तो हम प्रतिक्रिया जरूर देंगे। हमने पहले वार कभी नहीं किया और फिर इसमें लॉरेंस हैशटैग दिया है लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप अनमोल बिश्नोई। तो शुभू लोनकर नाम की जो आईडी है ये उस शुभम लोनकर की बताई जा रही है जिसने बाबा सिद्दीकी पर हमले करने वाले शूटर्स को भाड़े पर लिया था। ये वही व्यक्ति है और कहा जा रहा है कि ये उसी की आईडी है और उसी ने ये बात लिखी है कि और जिससे ये साफ होता है कि लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने ही ये हत्या करवाई है। लेकिन सवाल वही है कि इस सब का बाबा सिद्दीकी से क्या कनेक्शन हो सकता है और लॉरेंस बिश्नोई बाबा सिद्दीकी की हत्या क्यों करवाएगा? अगर वो सलमान खान की हत्या करना चाहता है, अगर वो सलमान खान पर हमला करवा रहा है और अगर उसका एक साथी पुलिस कस्टडी में मारा गया तो इसके लिए बाबा सिद्दीकी कैसे जिम्मेदार है? और अगर वाकई इस हत्या के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग है ही तो फिर निशाना बाबा सिद्दीकी क्यों? क्योंकि सलमान खान के करीबी तो बहुत सारे हैं, सलमान खान के गहरे दोस्त बहुत सारे हैं, फिल्म उद्योग में उनके बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं, बहुत सारे राइटर्स हैं, बहुत सारे एक्टर्स हैं, बहुत सारे कलाकार हैं, बहुत सारे उद्योगपति भी उनके दोस्त होंगे। अगर ऐसा होता तो इनमें से भी किसी की जान जाने की नौबत आ सकती थी। लॉरेंस गैंग अगर डरा धमकाकर खौफ पैदा करना चाहता तो इनमें से किसी को भी अपना निशाना बना सकता था जो सलमान खान के और बहुत सारे करीबी हैं जिनको रोज आप सलमान खान के साथ किसी न किसी रील में तस्वीर में देखते हैं। सलमान खान के किसी खास आदमी या करीबी को लॉरेंस बिश्नोई का गैंग बड़ी आसानी से निशाना बना सकता था, लेकिन उसने ये नहीं किया। उसने बाबा सिद्दीकी को निशाना बनाया। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का तरीका धमकाने और डराने का है। अगर आप ठीक से लॉरेंस बिश्नोई को देखेंगे कि वो कैसे ऑपरेट करता है तो आप ये पाएंगे कि वो डराता है, धमकाता है, लेकिन मारने की हिम्मत कभी नहीं दिखा पाता। वो अक्सर अपने दुश्मनों को डराने के लिए फायरिंग करवाता है, धमकी भरे पर्चे भिजवाता है, धमकियां दिलवाता है, सोशल मीडिया पर इस तरह की पोस्ट भी करा देता है, लेकिन हत्या नहीं करता। और यह सही है कि लॉरेंस बिश्नोई पब्लिसिटी का बहुत बड़ा भूखा है, उसे पब्लिसिटी का बहुत शौक है और वो चाहता है कि पूरे देश में उसकी चर्चाएं हों, वो चाहता है कि पूरे देश में उसका नाम ट्रेंड करे और वो चाहता है कि लोग उसके नाम से डरें। वो मुंबई में गैंगस्टर्स की जो आज मुंबई में जो कहा जाता था कि जो गैंग वॉर एक जमाने में मुंबई का हुआ करता था और एक जमाने में जब बड़े बड़े गैंगस्टर्स मुंबई पर शासन करते थे,
अब वो जगह खाली पड़ी है और बहुत सारे लोगों को लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई चाहता है कि उस खाली जगह पर अब कब्जा कर ले और वो मुंबई पर राज करे, क्योंकि इस समय मुंबई में एक भी बड़ा गैंगस्टर नहीं है और वो ये संदेश दे सके कि अगर वो बाबा सिद्दीकी तक पहुंच सकता है तो फिर मुंबई में रहने वाला कोई भी बड़ा आदमी उससे दूर नहीं है और पूरे बॉलीवुड को भी अब उससे डरना चाहिए, बाकी किसी और से नहीं। हो सकता है, यह भी एक थ्योरी चल रही है कि लॉरेंस बिश्नोई मुंबई पर अपना शासन करना चाहता है, बॉलीवुड पर शासन करना चाहता है। कुछ दिन पहले कनाडा में मशहूर सिंगर एपी ढिल्लों और गिप्पी ग्रेवाल के घर पर भी फायरिंग हुई थी और इसकी जिम्मेदारी भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ही ली थी। कनाडा में फायरिंग करवाई, लेकिन जिस वक्त यह फायरिंग की गई उस समय गिप्पी ग्रेवाल अपने घर पर मौजूद ही नहीं थे और यह बात अगर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग किसी पर हमला करने के लिए जा रहे हैं तो वो उसके बारे में कुछ जानकारी तो इकट्ठा करते ही होंगे और अगर उन्हें यह भी नहीं पता कि जिस व्यक्ति को मारने के लिए जा रहे हैं उसके घर पर ताला लगा हुआ है, वो तो बहुत दिन से उस घर में रहता ही नहीं है और फिर वो वहां जाकर कुछ गोलियां चलाकर आ जाएं, तो आप इसे क्या कहेंगे? आप बस ये कहेंगे कि ये जानबूझकर डराने की कोशिश हो रही है, ये जानते हुए भी कि उनका जो टारगेट है वो घर पर नहीं है, फिर उसके ताला लगे हुए घर पर कुछ गोली चलाकर वो आ गए, सिर्फ इसलिए ताकि वो एक डर का माहौल पैदा कर सके। इसलिए लॉरेंस बिश्नोई जैसे जो लोग हैं वो डर का धंधा करते हैं। उनको जो उद्योग है, उनकी जो फैक्ट्री है, वो डर की फैक्ट्री है। जितना ज्यादा डर उन्हें लेकर फैलेगा, उनका धंधा, उनका बिजनेस उतना ही ज्यादा चमकेगा और वो अपना डर पैदा करने के लिए इस तरह की चीजें करते हैं। अगर हम सिद्धू मूसेवाला की हत्या का मामला छोड़ दें या कुछ और गैंग वॉर्स को छोड़ दें, तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग की हिस्ट्री ऐसी नहीं मिलती कि इस गैंग ने किसी बहुत बड़े नेता को, किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन को या किसी और बहुत बड़े व्यक्ति की कभी जान ली हो। आपको ऐसा कोई वो नहीं मिलेगा। हां, गैंग वॉर्स में जरूर ये शामिल रहते हैं, सिद्धू मूसेवाला की हत्या जरूर इन्होंने करवाई, ये दो अपवाद हैं, वरना इसके अलावा आपको ऐसी कोई वो घटना नहीं मिलेगी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हत्या किसी और ने की हो और लॉरेंस बिश्नोई गैंग सिर्फ अपनी धाक जमाने के लिए, अपना सिक्का जमाने के लिए, अपना डर फैलाने के लिए, अपने धंधे का विस्तार करने के लिए और इस डर के धंधे में अपना नाम कमाने के लिए इसका श्रेय ले रहा हो। क्योंकि यह भी हो सकता है, क्योंकि जो भी है इससे उसका नाम तो हो ही रहा है और अगर वो आगे चलकर यह कहता है, चाहे उसने ना भी यह हत्या कराई हो, कि बाबा सिद्दीकी की हत्या उसने की है या उसने करवाई है, तो इससे उसका प्रोफाइल बड़ा होता है। इसमें एक सवाल यह भी है कि क्या सलमान खान, दाऊद इब्राहिम, लॉरेंस बिश्नोई जैसी बातों में उलझाकर किसी और गैंग ने या किसी और व्यक्ति ने, क्या बाबा सिद्दीकी के किसी और दुश्मन ने कहीं उनकी हत्या तो नहीं करवाई? क्या इसके पीछे कोई और विवाद भी हो सकता है कि सारी दुनिया सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई की बात कर रही है, दाऊद इब्राहिम की बात कर रही है, अंडरवर्ल्ड डॉन्स की बात कर रही है और यह काम किसी और ने कर दिया हो बहुत स्मार्टली? इसलिए बाबा सिद्दीकी की हत्या में दूसरी वजह बिजनेस राइवलरी भी हो सकती है। बाबा सिद्दीकी राजनीति के अलावा रियल एस्टेट में भी एक बहुत बड़ा नाम था और बांद्रा का जो इलाका है मुंबई का, वो सबसे हाई प्रोफाइल इलाका है। बांद्रा में मुंबई के बड़े बड़े लोग रहते हैं और बांद्रा इलाके में बाबा सिद्दीकी की बहुत अच्छी पकड़ मानी जाती है। यह उनका इलाका था और यहां तक कहा जाता है कि इस इलाके में बाबा सिद्दीकी की मर्जी के बिना कोई काम नहीं हो सकता था, इतनी चलती थी बाबा सिद्दीकी की। बांद्रा इलाके में एक स्लम में पुनर्विकास का काम होना था, लेकिन बाबा सिद्दीकी और उनके विधायक बेटे ज़ीशान सिद्दीकी इसका लगातार विरोध कर रहे थे। बांद्रा में अभी चल रहे संत ज्ञानेश्वर नगर और भारत नगर नाम से दो स्लम रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं, जिनके खिलाफ ज़ीशान सिद्दीकी लगातार आंदोलन कर रहे थे इन्हें रोकने के लिए। इस वजह से ज़ीशान सिद्दीकी के खिलाफ एक केस भी दर्ज कर लिया गया था। वर्ष 2000 से 2004 तक बाबा सिद्दीकी महाडा यानी महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन भी रहे थे। इसी दौरान उन पर स्लम रिहैबिलिटेशन के नाम पर जमीन का गलत इस्तेमाल करने के आरोप भी लगे थे और तब
उन्हें कुछ बिल्डर से धमकियां भी मिल रही थी। इसलिए मुंबई पुलिस बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में इस एंगल को भी अभी तलाश रही है कि कहीं इसके पीछे कोई बिजनेस राइवलरी तो नहीं हो सकती, प्रॉपर्टी का, रियल एस्टेट का कोई विवाद तो नहीं हो सकता, क्योंकि मुंबई में स्लम रिहैबिलिटेशन एक बहुत बड़ा उद्योग है। यह हजारों लाखों करोड़ रुपए का उद्योग है और वहां पर जितने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो सब स्लम रिहैबिलिटेशन में दिलचस्पी रखते हैं। और स्लम रिहैबिलिटेशन में जितने भी लोग हैं, जब तक उन्हें राजनीतिक संरक्षण ना मिले, जब तक उन्हें नेताओं का संरक्षण ना मिले और जब तक उन्हें ग्राउंड पर अंडरवर्ल्ड का संरक्षण ना मिले, तब तक इस उद्योग में सफल होना बहुत मुश्किल है। बाबा सिद्दीकी की हत्या में तीसरा एंगल हो सकता है राजनीतिक दुश्मनी। बाबा सिद्दीकी 1999 से 2004 तक 3 बार विधायक रहे और कांग्रेस एनसीपी की सरकार में 2004 से 2008 तक वो मंत्री भी रहे हैं। लेकिन 2014 में वो विधानसभा का चुनाव हार गए और ये वो समय था जब बांद्रा इलाके पर उनकी जो पकड़ है वो ढीली होनी शुरू हो गई थी, तो थोड़े थोड़े अपने इलाके में कमजोर होने शुरू हो गए थे। 48 साल तक कांग्रेस में रहने के बाद हाल ही में उन्होंने अजीत पवार की एनसीपी ज्वाइन कर ली थी, वो एनसीपी में शामिल हो गए थे और उनके बेटे जीशान सिद्दीकी अभी भी कांग्रेस के ही विधायक हैं। बाबा सिद्दीकी के कई राजनीतिक दुश्मन बताए जाते हैं। हालांकि पुलिस सूत्रों का कहना है कि मुंबई में पॉलिटिकल किलिंग्स के मामले ना के बराबर हैं और हमारा भी यह मानना है कि मुंबई में या महाराष्ट्र की जो राजनीति है उसमें चाहे राजनीतिक रूप से विचारधारा के नाम पर, पार्टी के नाम पर चाहे कितना भी विरोधाभास हो, लेकिन मुंबई का जो पॉलिटिकल सर्कल है, महाराष्ट्र की जो राजनीति है, उसमें नौबत यहां तक कभी नहीं आएगी कि किसी की हत्या हो जाए। लेकिन तब भी पुलिस इस एंगल को भी नजरअंदाज नहीं कर रही। लेकिन 3 जो चीजें हमने आपको बताई उसमें सबसे कमजोर एंगल अभी यही है। तो बड़ी बात यह है कि यह पता लगाना बहुत जरूरी है कि बाबा सिद्दीकी जैसे व्यक्ति की हत्या आखिर कौन कर सकता है, क्योंकि उनकी हत्या करना एक बहुत हिम्मत का काम है, एक तो बहुत बड़ी बात यह है। और उनकी अगर हत्या की गई है तो वो बेवजह नहीं होगी, उनकी हत्या के पीछे कोई बहुत बड़ा कारण होगा। ये कारण क्या हो सकता है? ये कारण कोई जमीन का विवाद हो सकता है, कोई रिहैबिलिटेशन का प्रोजेक्ट हो सकता है, किसी और से उनकी कोई दुश्मनी हो सकती है, ये देखने वाली बात है। और क्या ये सिर्फ ये हो सकता है कि वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सलमान खान के करीबी दोस्त थे इसलिए उनकी कोई हत्या करा दे? ये कारण भी पुलिस देख रही है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। अब आपको बाबा सिद्दीकी की हत्या करने वाले शूटर्स और उनके कनेक्शंस के बारे में भी आज हम बताते हैं, क्योंकि यह केस बड़ा दिलचस्प है। मुंबई पुलिस ने इस मामले में अभी तक 6 लोगों को पहचान लिया है, जिनमें से 3 शूटर हैं, यानी जिन 3 लोगों ने उन पर गोलियां चलाई उनकी पहचान कर ली गई है। ये कौन है? 23 साल का गुरमेल सिंह, हरियाणा के कैथल का रहने वाला है। दूसरा है सिर्फ 19 साल का लड़का जिसका नाम है धर्मराज कश्यप। तो सोचिए, एक 23 साल का लड़का, एक सिर्फ 19 साल का लड़का, और ये जो 19 साल का लड़का है धर्मराज कश्यप, ये उत्तर प्रदेश के ही बहराइच का रहने वाला है। और तीसरा शूटर है 28 साल का शिव कुमार गौतम। पुलिस ने गुरमेल सिंह और धर्मराज कश्यप को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि शिव कुमार गौतम अब भी फरार है। इसके अलावा 3 और आरोपी हैं, शुभम उर्फ शुभू लोनकर, प्रवीण लोनकर और जशीन अख्तर। इनमें से शुभम और प्रवीण दोनों भाई हैं और पुलिस ने प्रवीण को भी गिरफ्तार कर लिया है। अब आपको इन आरोपियों का आपराधिक इतिहास बताते हैं, जिससे आप यह समझ पाएंगे कि कैसे यह मर्डर भी बिल्कुल अतीक अहमद की हत्या से मिलता जुलता है। आपको याद है अतीक अहमद की हत्या कैसे हुई थी? अतीक अहमद पर कुछ इसी तरीके से कुछ युवा आए, उन्होंने गोली चलाई जब अतीक अहमद को अस्पताल ले जाया जा रहा था और खुलेआम सड़क पर अतीक अहमद की हत्या कर दी गई। अतीक अहमद की जो हत्या हुई है और बाबा सिद्दीकी की जो हत्या हुई है, इसमें कुछ चीजें बड़ी कॉमन है। बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाने वाले शिव कुमार और धर्मराज कश्यप पुणे में कबाड़ी का काम करते थे। सोचिए, कबाड़ी का, कोई बहुत बड़े अपराधी नहीं है, ये कोई बहुत बड़े शूटर नहीं है। पुणे के 2 कबाड़ी निकले और दोनों ही बड़े ही साधारण से परिवारों से आते हैं। इनके खिलाफ लोकल थाने में कोई भी आपराधिक मामला तक दर्ज नहीं है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के लिए इन दोनों को शुभम लोनकर ने भाड़े पर लिया था।
मुंबई में बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में जो नाम उभर कर सामने आए हैं उसमें बहराइच के इस गांव के 2 लड़के हैं। एक का नाम इसमें शिवा गौतम है जो कि इस कांड के बाद से फरार है। धर्मराज दूसरा है जो कि गिरफ्तार है। हम इस वक्त इसी गांव में शिवा के घर पर हैं और ये उनका घर है। बिल्कुल गरीब परिवार है ये। और एक इस परिवार में इनकी मां है जो इस वक्त मौजूद हैं। पिता को थाने बुलाया गया था, पूछताछ हुई है। आखिर कौन है शिवा, कैसे इस तरीके से इस बड़े हत्याकांड से जुड़ा है, हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सुमन। तो बेटा आपका इस शूटिंग में गोली चलाने में है, आपको पता चला? हमको भैया नहीं पता चला। हमका यही पता है कि पूना गए हैं, भंगाड़ के काम करत रहा है। होलिन के 8 दिन बाद में है और हमको कुछ पता नहीं चला। तो पहले से कभी कोई उस पर कोई मामला किसी तरह? कोई मामला नहीं हुआ भैया। ना हमारा बात मानी जाए, गाँव टोला में कोई से पूछ लीन जाए। यहाँ कोई के न दोस्त दुश्मनी कोई के नहीं रहे, ना हमका विश्वास रहा कि यू कांड में यू हुई। जब आप लोग सवेरे से बहुत लोग आवे लागे हमरे उलझन सवार होगा, बीपिंग मर रीजन रोवत रोवत नहीं समझ में आवा हमरे कुछ। हमका नहीं विश्वास रहा कि यू हुई कांड करिए। तो कितने समय से वो पुनः रह रहा था? अभी हाल में गया या पहले से रहता था? अभी बाद पूनम रहा होलिन बाद से, मार्च से। अब वहाँ करता क्या? कोई भंगाड़ के काम है। हम आपको दिखा रहे हैं चूंकि इस गांव के बीचों बीच लगभग ये इलाका है जहां पर ये परिवार है। ये धर्मराज कश्यप का घर है जो कि मछली और कबाड़ का काम परिवार करता है। आप देखें ये पूरा इलाका इस गांव का, और यहाँ पर बहुत सारे लोग सिर्फ कौतूहल बस पहुंचे हैं क्योंकि इस बड़े शूट आउट में जो नाम आए हैं उसमें धर्मराज कश्यप और दूसरा शिवा गौतम का है। तो ये वो परिवार का ये घर है धर्मराज का, जिसके परिवार में मछली और कबाड़ का काम होता है। और हम आपको दिखा सकते हैं कि किस तरीके का घर है। कोई बड़ा घर नहीं, महज 2 कमरों का ये मकान है। और सिर्फ 2 महीने पहले ये जो धर्मराज है ये मुंबई और पुणे गया था और ये परिवार है। देखिए कुछ इस तरीके का घर है, आपको अंदाजा लग जाएगा। यही आपका घर है? इतना ही घर है? हाँ, एक कमरा उधर है। क्या है? चल के देख लीजिए। अब आप समझिए कि जिन लोगों ने अतीक अहमद की हत्या की थी उनकी अतीक से कोई दुश्मनी नहीं थी। यहां तक कि वो पहले से अतीक अहमद को जानते पहचानते तक नहीं थे। उन्हें बस ये पता था कि उनका टारगेट बचना नहीं चाहिए। उन्हें यह भी नहीं पता था कि वो किसको मारने जा रहे हैं, क्यों मारने जा रहे हैं। बस उन्हें वो करना था जिसका आदेश उन्हें दिया गया था। इसके अलावा ये आम परिवारों के ऐसे लोग थे जिनका कोई पहले से आपराधिक इतिहास नहीं था। और अतीक अहमद की हत्या करने वाले आरोपियों को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया था। बिल्कुल ऐसा ही बाबा सिद्दीकी की हत्या में भी हुआ। शिव कुमार और धर्मराज पहले से जानते भी नहीं थे कि बाबा सिद्दीकी हैं कौन, और इन दोनों का कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं था। ये कोई अपराधी भी नहीं थे। इनसे जो कहा गया उन्होंने पैसे के बदले में वो काम किया, और इन्हें आप यकीन मानिए 50-50 हजार रुपए खर्चे के लिए दिए गए थे। बाबा सिद्दीकी की फोटो और उनका बैनर पहचान के लिए दिया गया, और इसके अलावा काम होने के बाद यह वादा किया गया कि एक बड़ी रकम आपको दे दी जाएगी, लेकिन खर्चे के लिए सिर्फ 50-50 हजार रुपए। इनमें से तीसरे शूटर गुरमैल सिंह का आपराधिक इतिहास एक छोटा सा इतिहास रहा है। वो अपने भाई की हत्या के मामले में जेल जा चुका है। गुरमैल के माता पिता पहले से ही उनकी मौत हो चुकी है। वो अपनी दादी के साथ रहता है, और गुरमैल की दादी ने बताया कि जमानत पर बाहर आने के बाद वो कुछ ही देर के लिए घर आया और फिर चला गया। इसके बाद से उसकी कोई खबर नहीं दिखी। देखा जाए तो इन तीनों शूटर्स में एक अकेला गुरमैल ही है जो कत्ल के मामले में जेल गया था, जो वाकई में आप जैसे कह सकते हैं कि ये एक शातिर अपराधी रहा होगा। ये एक अपराधी है। इन तीनों शूटर्स को निर्देश देने वाले आरोपी का नाम है जशीन अख्तर, और जालंधर का रहने वाला जशीन मर्डर और डकैती के केस में 2022 से जून 2024 तक पटियाला की जेल में बंद था, और कहा जा रहा है कि यहीं उसकी मुलाकात लॉरेंस के गैंग के कुछ लोगों से हुई। इसके अलावा गुरमैल से भी वो जेल में ही मिला। इसी साल 7 जून को जशीन जमानत पर जेल से बाहर आया, और गुरमैल सिंह भी जमानत पर वहीं से जेल से बाहर आ चुका था।
जशीन के इशारे पर ऐसे शूटर्स चुने गए जिनका कोई बड़ा आपराधिक बैकग्राउंड ना हो और ना ही वो किसी भी पुलिस के रिकॉर्ड में वांटेड हो। बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में चौथे आरोपी जैसीन अख्तर का नाम आया है। जालंधर के नकोदर का गांव जो शंकर गांव है वहां का ये निवासी है जैसीन अख्तर, और ये जैसीन अख्तर का घर है जहां पर ये ताला आपको अब लटका नजर आ रहा है। पिछले 15 दिन से पड़ोसियों का कहना है कि परिवार यहां पर मौजूद नहीं है। पिता बाहर गए हुए हैं, भारत से बाहर है, और जो उनके भाई हैं जैसीन अख्तर का जो भाई है वो होशियारपुर अपने रिश्तेदार के घर, मौसी के घर मौजूद है। सिद्धू मूसेवाला। अब एक सवाल लॉरेंस बिश्नोई को लेकर भी है कि क्या वाकई अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई ने ही बाबा सिद्दीकी की सुपारी दी थी? तो लॉरेंस बिश्नोई साबरमती की जेल में बंद है। यह तब पता चलेगा जब मुंबई पुलिस लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ करेगी। इसके लिए उसे लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी लेनी पड़ेगी जो कि गुजरात की जेल में बंद है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी में लेकर गुजरात से मुंबई लाना बड़ा मुश्किल काम है। ऐसी कोशिश मुंबई पुलिस पहले भी कर चुकी है। सलमान खान के घर पर फायरिंग के मामले में पुलिस की चार्जशीट में लॉरेंस बिश्नोई आरोपी नंबर 1 है, लेकिन इसके बाद भी मुंबई पुलिस लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी नहीं ले पाई थी और ना ही उसे पूछताछ के लिए मुंबई ला पाई। इस मामले में लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी मिलने की संभावना बहुत कम है क्योंकि इसके पीछे गृह मंत्रालय का एक आदेश है। 2023 में भारत की होम मिनिस्ट्री ने सीआरपीसी की धारा 268(1) के तहत यह आदेश जारी किया कि लॉरेंस बिश्नोई को पूछताछ के नाम पर या उसके खिलाफ दर्ज किसी और केस में कहीं भी जेल से ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, यानी वो साबरमती जेल के अंदर ही रहेगा। किसी केस में भी किसी भी राज्य की पुलिस अगर उसे पूछताछ करना चाहती है तो अदालत से इजाजत लेकर उसे साबरमती जेल के अंदर ही लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ करनी होगी। हालांकि आदेश अगस्त 2024 तक के लिए था, लेकिन सूत्रों के मुताबिक अब इसे एक्सटेंड कर दिया गया है और साबरमती जेल जाने से पहले लॉरेंस बिश्नोई दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद था। मुंबई के लोगों के लिए एक खुशखबरी बताना चाहते हैं। महाराष्ट्र की सरकार ने मुंबई की 5 सड़कों पर टोल टैक्स हटा दिया है और यह हमारी उस मुहिम की बहुत बड़ी सफलता है जिसमें हमने देश भर की सड़कों पर बढ़ते जा रहे टोल टैक्स पर लगातार सरकार से सवाल किए थे। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में एंट्री करने वाले सभी 5 टोल प्लाजा पर नॉन कमर्शियल वाहनों पर पूरी तरह से टोल माफ करने की घोषणा की है। तो मुंबई के हमारे दर्शक ध्यान से ये खबर सुन लें, ये उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। दहीसर, आनंद नगर, वैशाली, मुलुंड और एरोली के टोल प्लाजा पर अब आपको टैक्स नहीं देना, कोई टैक्स नहीं है और आज रात 12 बजे से ये 5 सड़कें आजाद हो जाएंगी, यानी अब आपको यहां कोई टोल टैक्स नहीं देना। कमर्शियल जो व्हीकल हैं उन्हें देना है, लेकिन आम जनता को कोई टैक्स नहीं देना। मुंबई के वही 5 टोल प्लाजा हैं जिनके बारे में बहुत बड़ी संख्या में हमारे दर्शकों ने हमें चिट्ठियां लिखी थी और हमने इसके खिलाफ एक बड़ी मुहिम चलाई और इस टोल टैक्स को खत्म करने की मांग की थी। देखिए, आज उन सब चिट्ठियों की एक कॉपी मैं अपने साथ लेकर आया हूं। ये सारी चिट्ठियां आपकी हैं। बड़ी संख्या में लोगों ने अलग अलग सड़कों के बारे में लिखा, टोल प्लाजाज के बारे में लिखा और इसमें बड़ी संख्या मुंबई की सड़कों की थी, इन्हीं सड़कों की जिस पर हमने ये मुहिम चलाई। और आज हमें बहुत खुशी है कि हमारी इस मुहिम के बाद कम से कम मुंबई की ये 5 सड़कें आजाद हो गई। उस मुहिम का छोटा सा हिस्सा आज आपको दिखाते हैं। कहते हैं मुंबई कभी रुकती नहीं, लेकिन जब आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो आपको मुंबई हमेशा रुकी हुई ही नजर आएगी। जब टोल प्लाजा आते हैं तो मुंबई को भी रुकना पड़ता है और मुंबई इनके कारण जैम में फंस जाती है। वर्ष 2002 में मुंबई में एंट्री और एग्जिट के लिए कुल 5 टोल प्लाजा लगाए गए थे। 5 टोल प्लाजा 2002 में लगाए गए थे मुंबई में एंट्री और एग्जिट के लिए, जिनमें दहीसर टोल प्लाजा और एरोली टोल प्लाजा प्रमुख है। पिछले 22 वर्षों से, इस पर ध्यान दीजिएगा, 22 वर्षों से 22 ईयर्स मुंबई के लोग इन दोनों टोल प्लाजा पर महाराष्ट्र सरकार को टोल टैक्स देते आ रहे हैं। इससे भी बड़ी बात यह कि महाराष्ट्र सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में टोल टैक्स की दरों को बढ़ा दिया है, लेकिन जो लोग इन सड़कों पर चलने के लिए ये टोल टैक्स दे रहे हैं उन्हें बदले में कितनी बुरी सड़कें, टूटी फूटी सड़कें मिल रही हैं और ये गड्ढे कैसे मुफ्त में मिल रहे हैं, ये आज आप देख सकते हैं। यहां एक और बड़ा मुद्दा, तो एक बड़ी बात यह है कि
एक सवाल मन में यह भी आता है कि महाराष्ट्र की सरकार ने कहीं यह फैसला सिर्फ इसलिए तो नहीं लिया क्योंकि अब वहां पर चुनाव आने वाले हैं और चुनाव में जनता का दिल जीतना है और इसलिए जनता का दिल जीतने के लिए उन्होंने एक कदम उठा लिया। इसलिए हम ये भी जानना चाहेंगे कि नई सरकार बनने के बाद भी क्या ये आदेश ऐसे ही लागू रहेगा या सिर्फ चुनावों के लिए इसे फ्री बीज के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन हमें इस बात की बेहद खुशी है कि हमने आपकी जिंदगी में एक परेशानी थी, उस परेशानी को हमने आपके सामने रखा और अब उसका सोल्यूशन निकल आया है। अब हम उम्मीद करेंगे कि मुंबई के अलावा बाकी सड़कों के बारे में भी वहां की सरकारें सोचें। जिंदगी में आप कभी गलत ट्रेन में चढ़ जाएं तो अगला स्टेशन आते ही उतर जाएं, क्योंकि आप जितने लंबे समय तक उस गलत ट्रेन में रहेंगे वो सफर आपको उतना ही महंगा पड़ेगा।